सन 2020 में ओडिशा के एक गांव में एक बहुत भयानक ट्रेजेडी हुई थी। ट्रेजेडी इतनी भयानक कि आगे जाके इस ट्रेजेडी ने और भी बहुत सारी फैमिलीज को इम्पैक्ट किया। लगभग 2024 से 2025 तक कुछ और भी फैमिलीज थी जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए जो अपने आप में सुन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसके अलावा ये आपका खून जमने पे मजबूर भी कर देंगे। दोस्तों, कभी कभार कुछ थिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को बहुत प्यारी होती हैं। वो चाहता है जब तक ये चीज़ खराब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तब तक वो उस इंसान के साथ ही रहे। लेकिन क्या हो अगर वो चीज़ वहीं पे रह जाए लेकिन वो इंसान इस दुनिया से चला जाए? क्या उसके बाद कुछ भयानक हो सकता है? क्या इस इंसान की आत्मा उस चीज़ के आसपास रह सकती है? और क्या जो लोग उसके आसपास जाएं उनके साथ कुछ भयानक हो सकता है? आज का इंसिडेंट आपको यही बताने वाला है, जो कि दो अलग अलग फैमिलीज के साथ हुआ। हमारे साथ शेयर किया एक औरत ने जिनका नाम वर्षा, उम्र 35 साल, और वो इस इंसिडेंट की सबसे बड़ी विक्टिम रही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है विकल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सिटी, स्टेट और कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया वर्षा नाम की एक लड़की ने। वर्षा ने बताया वो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मतलब उनके अलावा उनकी दो और बड़ी बहनें थी और उनके घर पे उनके पिता ही मेहनत मजदूरी किया करते थे। घर की सिचुएशन फाइनेंशियली बहुत खराब थी, जिसके चलते वर्षा ने बताया कि उनको कुछ चीजें बताई गई थी। उनको फैमिली की तरफ से ये बताया गया था कि अगर तुम पढ़ते समय अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आता है, तुम शादी करना चाहते हो, तुम्हारे लेवल का तुम्हें लगता है, तो हमें बता देना, हम प्रोसीडिंग कर देंगे, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मजबूरन हमें उसी लड़के से तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी जो भी बिना दहेज के तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि हमारी औकात इतनी नहीं है। मतलब फैमिली की तरफ से उनको एक तरह से फ्रीडम थी। वर्षा ने बताया वो भी इस फ्रीडम को इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जैसा फैमिली ने बताया था बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत सहज तरीके से ही अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इसके साथ ही वक्त बीतते बीतते वर्षा ने बताया जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, उस दौरान 2017 के आसपास उनको माधव नाम का एक लड़का बहुत पसंद था जो उन्हीं के साथ ग्रेजुएशन करता है। उसके बाद जो उसकी अपनी ही फैमिली थी, मतलब उसके पिता का एक ढाबा था जो अब वो चलाता था, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उनकी जो माँ थी उनकी तबीयत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। मतलब कि उनको कैंसर था लास्ट स्टेज, और वो घर पे इकलौता बेटा ही था। वो भी दुखी था लेकिन समझदार भी था। इसी के चलते जो वर्षा थी वो माधव के बारे में अपनी फैमिली को बताती है। अब फैमिली को जब पता चलता है तो पहले तो वो थोड़ी सी अड़चने करते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई था नहीं। जो उसकी माँ थी, वर्षा ने जब तक ये बताया था तब तक उनकी भी मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर वर्षा के समझाने के बाद वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती है, बातचीत होती है और माधव और वर्षा की शादी करवा दी जाती है। अब इसके बाद दोनों की जिंदगी काफी हद तक अच्छी ही बीत रही थी। लेकिन वर्षा ने बताया माधव जो अभी ढाबा चला रहा था वो काफी सालों से, मतलब उसके पिता भी उसी ढाबे को चला रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो दुकान थी जो ढाबे के लिए उन्होंने ली हुई थी, वो रेंटेड शॉप थी, और यही एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनकी जिंदगी आगे खराब होने वाली थी। 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। वर्षा के घर पे एक बेटा भी जन्म लेता है। फैमिली को लग रहा था कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। लेकिन इसके बाद इंडिया में वो मोमेंट आया था जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब कर दी, कोविड और उसकी वजह से लॉकडाउन। अब यहाँ पे वर्षा ने बताया कि क्योंकि ये कोविड आ गया था और लॉकडाउन के दौरान सारी शॉप्स बंद थी, तो उनको भी बंद करके शॉप्स अपने घर पे बैठना पड़ता है। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी जिंदगी में गुजारा किया उस समय। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हुआ, वापस से वो अपना ढाबा चलाना चाहते थे। लेकिन जो शॉप का ओनर था वो पूरे 1.5 साल का रेंट उनसे मांगता है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा था, और इतना पैसा उनके पास था भी नहीं। अब वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं मानता। जिसके बाद ये जैसे तैसे बहुत मेहनत करके अपनी सेविंग्स लगा के आधा रेंट भर देते हैं, और आधा रेंट अभी भी बाकी था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब वो वहां पे ढाबा नहीं चला सकते थे।
ये जो ऑनर था उसका कहना था पीछे का सारा रेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही वो ढाबा चला पाएंगे। अब वो कहीं ना कहीं से मेहनत करके लोन लेके ये ढाबे का रेंट दे सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरह से ऑनर ने उनसे इंटरेक्ट किया था इसके बाद, उसका जो बिहेवियर था वो उनको पसंद नहीं आया और उनको ये लग रहा था कि भगवान ना करे फ्यूचर में भी इस तरह का कुछ होता है, क्योंकि कोविड उस दौरान भी खत्म नहीं हुआ था पूरी तरह से। मतलब दुकानें खुलनी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी चांसेस थे कि उसके बाद भी लॉकडाउन लग सकता था। इसी के चलते उन्होंने ये वाला काम अवॉइड ही कर दिया। इसके अलावा जो माधव था उसको ड्राइविंग आती थी, अब वो कोई और काम करना चाहते थे जो ड्राइविंग से रिलेटेड हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस भी चीज पे वो इन्वेस्टमेंट करें वो उनकी अपनी रहे, ताकि अगर प्रॉब्लम आए इस तरह की फ्यूचर में तो उसको टैकल किया जा सके। अब जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि माधव को ड्राइविंग आती थी, इसी के चलते वो एक सेकंड हैंड टेम्पो ढूंढना शुरू कर देता है ताकि उसमें वो सामान ढो सके। किसी की टाइल्स, किसी की सीमेंट या फिर किसी का घर का कोई भी हार्डवेयर का जो सामान हो जो इस टेम्पो में लेके जाया जा सके, वो खुद ढोना शुरू कर दे अपनी गाड़ी में। वहां से पैसा आएगा, जो रेंट बचा है ढाबे का वो भी भर दिया जाएगा, और उसके अलावा हल्की फुल्की जो किस्त उसके टेम्पो की बनी थी वो भी भरता वो रहेगा। इसी के चलते उनको एक सेकंड हैंड टेम्पो मिल जाता है। प्राइस ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, लेकिन ये जो टेम्पो था ये 2018 का लिया हुआ था। लेकिन एक चीज़ थी यहाँ पे जो वर्षा ने बताई। उन्होंने बताया कि ये जो टेम्पो था ये 2020 के बाद चला नहीं था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात थी, उनको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लग रही थी कि 2020 से लेके 2022 के मिड तक ये टेम्पो चला क्यों नहीं है। जब ऑनर से जस्टिफिकेशन मांगी तो उन्होंने कहा कि जो पुराना इसको चलाने वाला था उसकी मौत हो गई थी। एक्चुअल में इस टेम्पो का एक एक्सीडेंट हुआ था। अब किस तरह का एक्सीडेंट था, क्या हुआ था, ये उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं। और उसके बाद ऑनर ने बताया क्योंकि कोविड था तो कोई इंसान खरीदने वाला आया भी नहीं, सब लोग अपनी जिंदगी को सुलझाने में लगे हुए थे। और यही सब कुछ होता है। माधव को भी बात समझ आती है, वर्षा भी इस चीज को लाइटली लेती है, लेकिन आगे उनकी जिंदगी में कुछ अजीब टर्न आने वाले थे। माधव ये टेम्पो खरीदता है और उसके बाद काम करना शुरू कर देता है, लेकिन वर्षा ने बताया यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट होनी शुरू हुई थी। क्या डिफरेंट होनी शुरू हुई थी? जब माधव अपने काम से शाम को घर वापस पहुंचता था, अपना टेम्पो घर के बाहर ही के एक शेल्टर पे पार्क करता था, घर के अंदर एंट्री लेता था, तो उस दौरान कुछ अजीब होता था। वर्षा ने बताया जो दिन भर घर का एटमॉस्फेयर होता था बहुत नॉर्मल होता था, बहुत लाइट होता था और हैप्पी मोमेंट्स होते थे वहां पे, अचानक से वो नेगेटिविटी में बदल जाता था। अब वर्षा को ये लगना शुरू हुआ था कि क्योंकि माधव रात के समय घर के बाहर से अंदर आता है, तो बहुत सारे इंडिया के विलेजेस में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, अगर किसी घर में बच्चा होता है तो वहां पे जो भी इंसान रात के समय घर के अंदर आता है उसको ये कहते हैं कि बच्चे की तरफ डायरेक्ट मत जाना, क्योंकि कभी कभार कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं जो इंसान के साथ अटैच होकर उसके घर तक आ जाती हैं और बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इस सिचुएशन में। यहाँ पे वर्षा को भी यही लगता था कि शायद माधव के साथ भी यही केस है। इसी के चलते वो धीरे धीरे इग्नोर करती, उसको समझाती कि जैसे घर के अंदर एंटर करो सीधा अपने बेटे के पास मत जाना, पहले वॉशरूम जाओ, हल्का फुल्का फ्रेश हो लो और उसके बाद जाओ। माधव वैसी ही चीजें करता, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो चीजें होने वाली थी वो अपने आप में और भी ज्यादा भयानक थी। रात को जब ये कपल सोता था, उनका बेटा भी सो रहा होता था, तो अचानक से मिडनाइट वो उठ के रोना शुरू कर देता था और ऐसे उसका रोना बंद ही नहीं होता था। माँ उसकी देखती कहीं उसको बुखार तो नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं होता। बस वो एक बार रोना शुरू करता तो घंटों रोता ही रहता, अनकंट्रोलेबल। लेकिन ये रोना उसका कभी कभार तब भी स्टार्ट होता था जैसे ही माधव इस घर के अंदर एंट्री लेता था। जैसे ही वो अंदर आता ये बच्चा रोना शुरू करता, थोड़ी देर के बाद माँ इसको चुप कराती, लेकिन फिर रोना शुरू कर देता। और जो मिडनाइट में ये रोना शुरू करता था उससे एग्जैक्ट पहले एक अजीब चीज होती थी। जो उनका टेम्पो बाहर खड़ा होता था, अचानक से कभी कभार उसका हॉर्न अपने आप ही बज जाता था। अब पहले 1-2 दिन तो उनको ये लगा कि शायद कोई और गाड़ी होगी जो उनके घर से आसपास से जा रही हो और उसका हॉर्न होगा, लेकिन ये जो हॉर्न था ये काफी हद तक सिमिलर था। पहले तो एक्सेप्शन उन्होंने समझ ली थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये चीजें ऑलमोस्ट डेली होने लग पड़ती हैं तो उनको विश्वास होने लग पड़ता है कि शायद ये उन्हीं का टेम्पो है। अब इसके अलावा इस सारी चीजों का एक पर्टिकुलर टाइम होता था, मतलब 2 से 2:30 बजे के बीच में, और जैसे ही ये हॉर्न बजता उसके बाद उनका बेटा रोना शुरू कर देता। अब क्योंकि ये चीजें डेली हो रही थी
तो जो वर्षा थी वो अपने बच्चे को किसी मंदिर लेके जाती, किसी पुजारी के पास लेके जाती, वहां पे उसकी पूजा कराती। अब इसके बाद 2-3 दिन सब कुछ ठीक ठाक रहता, लेकिन उसके बाद फिर से इसी तरह की सिचुएशन हो जाती। अब यहां तक तो ये बात थी वर्षा की और उसके बच्चे की, लेकिन दूसरी तरफ माधव भी कुछ चीजें फेस करना शुरू कर देता है। एक रात जब वो काम से वापस आता है तो वो बहुत परेशान था। वर्षा ने उसकी परेशानी देखी और पूछा कि माधव आखिरकार हुआ क्या है, क्यों परेशान हो। तो माधव उसको बताना शुरू करता है कि पता नहीं ऑटो में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभार इसका स्टीयरिंग अड़ जाता है अपनी जगह पे, मतलब उसके बाद वो घूमता ही नहीं है। अगर उसको टर्न लेना हो बहुत मुशक्कत करनी पड़ती, बहुत काम करना पड़ता और उसके बाद वो घूमता है। और कभी कभार माधव ने बताया कि जब रोड खाली भी होता है रात के समय, जब वो चाहता है कि ज्यादा लोग परेशान ना हो, उस दौरान ये हॉर्न अपने आप ही बजना शुरू हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है उसको समझ नहीं आती। वो मैकेनिक के पास भी लेके जाता, उसने सारी चीजें देखी, लेकिन इस टेम्पो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये स्टीयरिंग अपने आप आराम से घूम रहा था, हॉर्न भी अपने आप अपनी जगह सही था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। इलेक्ट्रीशियन को भी दिखाया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि कहीं से भी ये चीजें खुद से हो सके। अब वो समझ ना पाए कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन इसके बाद चीजें कम नहीं हो रही थी, कुछ और इंसिडेंट थे जो अपने आप आगे होने शुरू हो गए थे। अगली रात जब माधव आया तो वो और परेशान, और जब परेशानी का कारण पूछा गया तो पिछले कल वाले रीजन तो थे ही थे, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी चीजें थी। माधव ने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि जब वो आराम से इस टेम्पो को चला रहा होता है, अपने आप ही टेम्पो में रिवर्स गियर डल जाता है। मतलब कहीं भी अगर ब्रेक लगेगी, टेम्पो रुकेगा तो टेम्पो में रिवर्स गियर डल जाएगा और उसके बाद टेम्पो वापस जाना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी, कभी कभार जो माधव सामान लेके जाता था, अगर टाइल्स के डब्बे लेके जाएगा, वो शॉप पे चेक किए जाएंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होगा सब कुछ, वो टेम्पो में रखेगा, घर तक पहुंचाएगा। ये प्रॉब्लम आती थी। कभी कभार इस टेम्पो की स्पीड खुद से बढ़ जाती थी, कभी कभार ये रिवर्स गियर पर बढ़ जाता था, और इसी के चलते कभी कभार ये जो टेम्पो था ये रोड के साइड में लगे हुए पेड़ों से टकरा जाता, तो कभी कभार जो बैरिकेड्स होते हैं उनसे टकरा जाता। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि जो टाइल्स इस टेम्पो में होती थी वो अपने आप ही टूट जाती। जो भी बैग्स वो इस टेम्पो में रखता था, चाहे सीमेंट के हों चाहे किसी और चीज के, वो भी फट जाते थे। अब किस वजह से वो नहीं समझ पा रहा था। दुकान से सारी चीजें बढ़िया आती, घर तक भी एक्सपेक्टेड यही होता कि सब ठीक ठाक पहुंचेगा, लेकिन इस तरह का होता नहीं। अब इस वजह से जो दुकान वाले थे वो माधव को काम देना कम कर देते हैं। मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट था जो उनके एरिया में हार्डवेयर की शॉप्स थी उनके साथ, मतलब कि माधव का पर्सनल कॉन्टैक्ट था इन सब के साथ, जो भी वहां के आसपास की हार्डवेयर शॉप्स थी। अब जब उनको कोई काम होता या फिर कोई कस्टमर उनके पास आता जिसका सामान उसके घर भेजना होता, तो वो माधव को अक्सर फोन करके बुलाते और उसको ये काम दे देते जिसका वो पैसा लेता था। लाइफ उसकी इसी तरह से सॉर्टेड थी, लेकिन उसका ज्यादातर जो काम था ये हार्डवेयर स्टोर्स के ओनर जो थे उन्हीं की वजह से चल रहा था। अब उन्होंने ही माधव को धीरे धीरे काम देना कम कर दिया था। यही सारी परेशानियां माधव की जिंदगी में चल रही थी। इसके अलावा जब वो सुबह काम के लिए निकलता तो उसको कभी कभार ऐसा लगता कि टेम्पो के पीछे की जो ट्रॉली है उसको कोई बीट कर रहा है पीछे से, जैसे कोई इंसान उसमें बैठा हो और वो माधव को चाहता हो कि माधव ये टेम्पो रोक दे। माधव उतरता, टेम्पो रोक के चेक करता, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं होता और ना ही इस तरह की कोई भी चीज जिसकी वजह से ये आवाज आ सके। अब अगर कोई पत्थर लगता, कोई लकड़ी लगती तो उसमें बहुत नॉर्मल सी आवाज आती, लेकिन ये जो आवाज आती थी ये बेस वाली ठक 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 इस तरह की आवाज आती थी जो क्लियर था कोई इंसान बीट कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है ये समझ नहीं आता। अब जब इन सारी चीजों के बाद माधव वापस आके टेम्पो के अंदर बैठता उसको ड्राइव करने के लिए, तो उसको ये महसूस होता कि उसके बैठने से एग्जैक्ट पहले कोई उतरा है, लेकिन कौन उतरा है, दरवाजा नहीं खोला था, बंद ही था। आखिरकार ये सब कुछ था क्या, वो यही समझ नहीं पा रहा था, यही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था। उसको ये लग रहा था कि उसको काम कम मिल रहा है और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पे खत्म नहीं होता है। वर्षा ने बताया कुछ और भी चीजें थी जो अपने आप में बहुत भयानक थी। जैसे ये कपल कभी कभार रात को सो रहा होता, इनका बेटा बहुत मुश्किल से चुपचाप सोता था, ज्यादातर वक्त वो रोता रहता था, लेकिन जब इस तरह का कुछ भी ना हो तो उनको ऐसा लगता कि उनका बेडरूम का दरवाजा किसी ने अंदर से नॉक किया है बहुत जोर से, और ये आवाज बहुत क्लियरली दोनों को ही सुनाई देती थी, जिसकी वजह से ये दोनों उठ जाते थे। लाइट्स ऑन करते, चेक करते, कोई नहीं होता। मेन दरवाजा जो उनका खुलता था, मतलब जो उनके बेडरूम का दरवाजा था, उसके बाद उन्हीं के घर का एक हॉल था जो एंट्रेंस पे था।
अब ये पॉसिबल नहीं था कि घर के अंदर अगर कोई इंसान नहीं है तो वो उनका दरवाजा नॉक नहीं कर सकता। तो कौन करता था, कैसे होता था, यही वो समझ नहीं पा रहे थे। 1-2 दिन ये सारी चीजें होनी शुरू होती हैं। अब क्या इलाज था इसका, उनको अभी भी पता नहीं था। वर्षा ने बताया ये सारी कंफ्यूजन, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में थी, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि वो अभी समझ नहीं पा रहे थे कि किसके पास जाएं, कैसे इलाज करवाएं। ना ही उनके पास टाइम होता था। घर पे वर्षा अपने बच्चों को संभालती रहती, माधव काम पे जाता, दिन भर वहीं ऑक्यूपाइड रहता। अब उसके लिए काम ढूंढना भी बहुत मुश्किल बात है। मतलब जो गरीब इंसान होता है, जो डेली बेसिस कमाता है, वो बहुत मुश्किल से अपना दिन सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि वो जानता है कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। ऐसा ही कुछ माधव के सिनेरियो में भी था। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही थी और भी भयानक होती जा रही थी। जो माधव था इसी तरह से एक शाम अपने घर पहुंचता है, जब वो अपनी वाइफ वर्षा को कुछ बताता है। वर्षा के पूछने से पहले उसने बताया, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक जगह थी जहां से मैं लगभग 1.5 हफ्ता पहले गया था और आज फिर उसी जगह से मैं गुजरा हूं और एग्जैक्ट एक पॉइंट है जहां पे ये ऑटो अचानक से बंद हो गया। अब जहां पे ये ऑटो बंद हुआ था वो असल में जंगल के बीचों बीच चढ़ाई वाला एरिया था, जो थोड़ा सा रिस्की पॉइंट था। मतलब अगर गाड़ी लोडेड हो तो बहुत मुश्किल हो उस गाड़ी को वहां से ऊपर लेके जाना, दोबारा वो मोमेंटम बनाना। इस तरह से बहुत मुश्किल से जैसे तैसे माधव इन चीजों को हैंडल कर लेता था। लेकिन उसको एक चीज खटक रही थी कि सेम जगह पे 2 बार जब वो गुजरा है कुछ पिछले समय में, तो ये टेम्पो एक ही जगह पे बंद कैसे हो सकता है, आखिरकार क्या इसका रीजन है। उसने अपनी वाइफ से भी शेयर किया। वाइफ ने देखा कि काफी हद तक जो माधव है वो परेशान नजर आ रहा है, तो इसी के चलते वर्षा ने उसको समझाया कि ये एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि ये चीज ऐसे ही हो गई हो, मतलब कोई इसका रीजन ना हो, कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, बस एक कोइंसिडेंस हो। माधव ने भी इस बात को समझा, लेकिन जब इंसान के साथ इतनी सारी चीजें हो रही हो तो इंसान परेशान ही रहता है। अब अगली रात जब वो आता है, एक और नया इंसिडेंट जुड़ जाता है। उसने बताया कि जब शाम होने वाली थी वो हेडलाइट्स ऑन करके ही आ रहा था घर की तरफ वापस। अंधेरा होने लगा था, लेकिन बीच में हेडलाइट बंद हो जाए, जब वो स्विच ऑफ करके ऑन करे फिर से हेडलाइट ऑन हो जाए और बीच में ब्लिंक करके फिर से बंद हो जाए। अब गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, आपको एक चीज बहुत क्लियर होगी कि वो ब्लिंक बहुत कम करती है, या तो वो बंद रहती है या तो वो फिर फुल फ्लेम में जलती है। ये ब्लिंक करना पॉसिबल ही नहीं होता अनलेस आपकी जो गाड़ी है या 2 व्हीलर है उसका जो स्विच है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, पानी चला गया हो, इस तरह का कोई इशू हो। अब ये चीज भी मैकेनिक को उसने दिखाई, लेकिन इसमें भी कोई सोल्यूशन ना दिखे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इसका वो करे तो करे क्या, सोल्यूशन इसका हो तो हो क्या। लेकिन जैसे तैसे वक्त बीत ही रहा था। माधव के दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि इस टेम्पो का जल्दी से जल्दी जो लोन उन्होंने लिया है उसको कंप्लीट कर दे और उसके बाद इसको बेच के नया टेम्पो ले, जो कि उसकी जिंदगी के लिए अच्छा हो। शायद ये टेम्पो ही उसके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि उसने सेकंड हैंड लिया है। लेकिन वर्षा ने बताया इसके बाद एक रात आई थी जो उनकी जिंदगी के लिए बहुत भयानक थी। वो आज भी उस रात को कोसती है कि उस रात के बाद उनको कोई स्टेप उठाना चाहिए था। शायद जो उनकी जिंदगी में इसके बाद होने वाला था, भयानक इंसिडेंट होने वाला था, वो ना हुआ होता। उन्होंने बताया इस रात जब माधव वापस घर पहुंचा था, उसके घर पहुंचते ही बच्चा रोना शुरू कर देता है। अब जो वर्षा थी वो उसको चुप कराने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ वो माधव से बातें भी कर रही थी, क्योंकि उस औरत को दिख रहा था उसका बच्चा एक तरफ रो रहा है, उसका हस्बैंड दूसरी तरफ परेशान है और दोनों को संभालने के लिए उस समय वही एक नॉर्मल इंसान थी। इसी के चलते वो बच्चे को उठा के लेके आती है और माधव से पूछना शुरू करती है कि आज आप डरे हुए लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्या बात है। माधव ने उसको एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि जब आज की रात वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा था कि उसका जो टेम्पो है उसकी स्पीड अपने आप ही बढ़नी शुरू हो गई और वो इतनी बढ़ गई थी कि काफी हद तक टेम्पो अनकंट्रोलेबल हो गया था। लेकिन इसके बाद बहुत मुशक्कत के बाद ये टेम्पो स्लो होना शुरू हुआ और जैसे जैसे वो स्लो हो रहा था वैसे वैसे माधव को ऐसा लगना शुरू हुआ कि किसी ने एक हाथ उसके कंधे पे रखा है जो क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा है। अब किसी की भी लाइफ में ये सिचुएशन अगर आएगी, अगर आपने कभी फेस की है, तो ऐसी सिचुएशन में 2 चीजें होती हैं, या तो इंसान भाग जाता है या तो वो फ्रीज हो जाता है। अब माधव के पास भागने का तो कोई जरिया था नहीं, वो अपना टेम्पो चला रहा था, उसको रोक नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, उसको वो कंट्रोल करना था। तो वो एकदम से फ्रीज हो गया था, उसने सब इग्नोर करना शुरू कर दिया। दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, क्या होगा, क्या हो सकता है, कहीं कुछ भयानक तो नहीं, मेरी जान तो नहीं ले लेगा। लेकिन वहीं दिमाग को कंट्रोल में रखने की कोशिश,
क्योंकि वो जानता था वही अकेला इंसान है घर पे कमाने वाला और ये टेम्पो ही उसकी जीविका है। इसी के चलते उसको घर पहुंचना है। वो आंखें बंद करता है और लगातार भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंचता है, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा था। आंखें पूरी तरह से खुल नहीं रही थी और वो बस बहुत परेशान था, डरा हुआ था। वर्षा ने बताया यहाँ पे उनको कोई स्टेप लेना चाहिए था, किसी बाबा तांत्रिक के पास जाना चाहिए था, किसी मंदिर जाना चाहिए था जहां कोई अच्छा पुजारी मिले जो ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, इन चीजों का सामना कर सके, उनसे सोल्यूशन करवा सके उनका। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद चीजें नॉर्मल होंगी। वर्षा ने बताया उसका आधा ध्यान उसके बेटे की तरफ था जो चुप ही नहीं हो रहा था, और क्योंकि वो माधव के पास खड़ी थी तो वो रोना और भी ज्यादा जोर से शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसने माधव की बात सुनी तो, लेकिन उस पे ज्यादा गौर नहीं कर पाई, उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाई, लेकिन बस बात सुनी और वहां पे उसको समझा के रिलैक्स करवा के चीजें खत्म कर दी गई। और उसके बाद जो अगली सुबह हुआ वो वर्षा ने अपनी जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। माधव सुबह यही टेम्पो लेके निकलता है और थोड़ी ही देर में अपने घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर ही वो पहुंचा होगा। अचानक से वर्षा को कॉल आती है एक ऐसे शख्स की जिसकी थोड़ी ही दूरी पे दुकान थी, और वो कहता है कि माधव को कुछ हो गया है। वो भागते हुए रोते हुए अपने बच्चे को गोद में उठा के वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि माधव को अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक आया था और उसी की वजह से उसकी जान चली गई थी। माधव बहुत हेल्दी इंसान था, कोई भी बुरी आदत उसमें नहीं थी, सब उसकी जिंदगी में ठीक ठाक था और देखने से भी वो काफी हेल्दी नजर आता था। ऐसा भी नहीं लगता था कि इंटरनली भी इसको कोई प्रॉब्लम होगी, हार्ट में ब्लॉकेज आ सकती है किसी तरह की। लेकिन ये जो चीज हुई थी ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। खैर, जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद कुछ भी इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं रहता। धीरे धीरे वो यूज टू होने लग पड़ते हैं इस सिचुएशन के। माधव का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वर्षा ने बताया वो नहीं समझ पा रही थी कि वो अपनी जिंदगी में आगे करेगी क्या। ना उसका कोई भाई था जो उसका साथ दे पाता, उसके पिता बहुत मुश्किल से अपना ही खाना पीना निकाल रहे थे, बहुत मुश्किल से उनकी जिंदगी चल रही थी। बहनों की शादी भी कोई बहुत अच्छे घर पे नहीं हुई थी, वो भी गरीब फैमिली से ही थे। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि करे तो करे क्या। इसी के चलते टेम्परेरी थोड़े टाइम तक काम चलाने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई इंसान नहीं था जो इस टेम्पो को अब चला सके, उन्होंने इस टेम्पो को बेचना सही समझा। बैंक से ही बात की गई जहां से उनका लोन चल रहा था, वहीं का एम्प्लॉय था, उसने ही उनका टेम्पो बिकवाया। थोड़ा अमाउंट उसमें से लोन के लिए भरा गया और थोड़ा अमाउंट जो था वो वर्षा को दे दिया गया। वर्षा ने कहा उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि उनकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में दुख देखे थे, नुकसान देखे थे, लेकिन अब उनके पास कुछ था जिससे वो थोड़ा समय अपने बच्चे का पेट तो भर सकते थे। और इसी दौरान वर्षा ने बताया 1 से 1.5 महीना ही निकलता है कि उनके पास ही एक बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक। इसी में उनकी नौकरी लग जाती है। अब नौकरी कोई बहुत अच्छी तो नहीं थी, मतलब वहाँ का जो स्टाफ था उनको चाय पानी पिलाना यही सारा काम, लेकिन उन्होंने बताया अच्छी थी जिंदगी, उनकी लाइफ कट रही थी, वो अपने बच्चे को अपने साथ वहाँ पे रख सकती थी और थोड़े बहुत पैसे मिल सकते थे जिससे उनकी जीविका चल रही थी। वर्षा ने बताया यहाँ पे भी एक अजीब सा कोइंसिडेंस हुआ था। ये जो बैंक एम्प्लॉय था जिसने ये टेम्पो बिकवाया था, वो उसने वर्षा की ही एक फ्रेंड मधु को बिकवाया था। अब ये जो मधु का घर था ये उनके घर से थोड़ी दूरी पे था, लेकिन उनकी स्कूलिंग जो थी एक साथ ही हुई थी, इसी के चलते वो उसको काफी अच्छे से जानती थी। वक्त के साथ चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे और भी कुछ चीजें थी जो वर्षा के सामने आनी शुरू होती हैं। बहुत दिनों के बाद उसका मिलना होता है मधु से। मधु का जो हस्बैंड था उसका नाम था आदि। अब ये आदि नाम का इंसान ही इस टेम्पो को चला रहा था। वो भी उसी तरह का फैमिली बैकग्राउंड था जिस तरह का माधव और वर्षा का था। जब वो बहुत समय के बाद मधु से मिली तो मधु ने वर्षा को कुछ चीजें बताई। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब कुछ अजीब सी चीजें वो महसूस करती है। उसका अपने ही घर में रोने को मन करता है, अपने ही घर में उसको घुटन होती है शाम के समय ज्यादातर। अब यहाँ पे वर्षा ने सामने से पूछा कि क्या ये वो समय होता है जिस समय आदि घर पे वापस आता है। तो यहाँ पे मधु थोड़ी सी शॉक्ड थी कि आखिरकार वर्षा को कैसे पता। जैसे ही उसने बताया कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, तो वर्षा उसको कहना शुरू करती है कि उसके साथ भी उनकी जिंदगी में भी यही मोमेंट आ रहे थे माधव जब जिंदा था, मतलब जब सब कुछ उनकी जिंदगी में काफी हद तक बेहतर ही था, मतलब जिस तरह की सिचुएशन अब है उससे बेहतर था। लेकिन इस तरह की चीजें उन्होंने भी फेस की हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस थे। जैसे उनका जो बच्चा था
वो बहुत रोता था जब भी माधव घर के अंदर वापस आता था। माधव बहुत नेगेटिव सा रहता था, ऐसा लगता था उसको किसी तरह की एंजाइटी है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। यहाँ पे ये जो चीजें थी जो माधव के साथ हुआ करती थी वो मधु के साथ हो रही थी, और दूसरी तरफ उसका पति कभी कभार उसको वही चीजें बताता था जो माधव घर वापस पहुंच के बताया करता था। वर्षा ने ये चीजें भी कंफर्म की कि क्या आदि वापस घर आके ये कहता है कि उसको टेम्पो में कोई प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे मधु उसको बताती है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स तो वो बताता है लेकिन उसको ज्यादा समझ नहीं आती, इसी के चलते वो बातें खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे उसको ये लगना शुरू होता है कि कुछ तो चीजें हैं जो सिमिलर हो रही हैं, जो माधव के साथ भी हो रही थी और आदि के साथ भी हो रही हैं। इसी के चलते वो मधु को समझाती है कि यार इसी तरह की प्रॉब्लम्स मेरी फैमिली में भी हो रही थी। माधव तो इस दुनिया से चला गया, मुझे नहीं पता किस कारण से गया, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद कुछ तो अजीब जरूर है जो पहले मेरी फैमिली के साथ था और अब तुम्हारी फैमिली के साथ हो रहा है। बेहतर होगा तुम किसी इंसान के पास जाओ जो तंत्र विद्याएं जानता हो, जो तुम्हारी मदद कर सके इन सारी चीजों में। पहले तो मधु ने इन चीजों को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वर्षा ने बताया मधु का नेचर भी इसी तरह का था, मतलब इस तरह की औरतें मर्द आपने देखे होंगे जो किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, वो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन घर पहुंच के भूल जाते हैं। मधु का नेचर काफी हद तक उसी तरह का था। अब उसने ये बातें तो सुन ली थी, लेकिन जैसे जैसे वो घर पहुंची वैसे वैसे चीजें खत्म होती गई उसके दिमाग से। लेकिन 2 दिन के बाद ही वापस से मधु का फोन आता है वर्षा को। वो उसको रोते रोते बहुत डर में पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ था, तुम्हें लगा कि तुम्हारे कमरे में किसी की प्रेजेंस है। वर्षा ने उसको याद करके बताया कि हाँ एक रात हुआ था जब हमारा दरवाजा अंदर से नॉक हुआ था और ये किसी भी तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन वो इस इंसिडेंट को एक कोइंसिडेंस समझ के भूल गए थे। लेकिन दूसरी तरफ से जो मधु थी और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा यही चीजें हमारे साथ भी हुई हैं, किस वजह से हुई वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है जो चीजें तुम कह रही थी तुम्हारी फैमिली के साथ हो रही थी वो हमारी फैमिली के साथ भी हो रही हैं। मतलब काफी टाइम से, इनफैक्ट जब से ये टेम्पो उनके घर पे आया है तब से सिर्फ नुकसान हो रहे हैं, घर पे नेगेटिविटी आई है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब ये बातें तो उसने कही थी और ये चीजें उसने काफी हद तक आदि के साथ भी शेयर की थी, जिसकी वजह से आदि भी जानता था कि इस तरह का कुछ एंगल है जो उनकी फैमिली के साथ भी होता था, मतलब वर्षा और माधव के साथ भी होता था। लेकिन अभी तो ये दिन था जब आदि काम पे गया हुआ था। इसके बाद वर्षा ने बताया उसको एक और फोन आता है। जब शाम के समय आदि घर पे वापस पहुंचा था तो उसने मधु के नंबर से फोन किया था और उसकी आवाज बहुत डरी हुई थी। पीछे से उसको एक औरत की आवाजें सुनाई दे रही थी जो किसी तरह से चीख रही थी। अब क्या कारण था या फिर उसने टीवी लगाया था, ये चीजें वर्षा को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। जैसे ही वर्षा ने पूछना शुरू किया कि आखिरकार क्या हुआ, सामने से मधु नहीं थी बल्कि उसका हस्बैंड आदि था और वो कहता है कि इसके साथ कुछ हुआ है, ये पजेस हो गई है, चीख रही है, चिल्ला रही है और घर के अंदर ही यहाँ वहाँ भाग रही है। मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन इसने मुझे कुछ चीजें बताई थी जो तुम्हारी फैमिली के साथ भी हो रही थी। क्या इस सब का लेना देना इन चीजों से है? वर्षा ने दूसरी तरफ से उसको बताया कि वो श्योर तो नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। सुबह भी इसका फोन आया था, ये डरी हुई थी। अब यहाँ से वो सब मिलके प्लानिंग करना शुरू करते हैं किसी बाबा किसी तांत्रिक के पास जाने की। इस रात वो इन दोनों को अपने घर पे बुलाती है। जैसे तैसे जो मधु थी उसको रिलैक्स करवाया जाता है। रात को वो वहीं पे रुकते हैं और ये रात उनके लिए बहुत लंबी थी। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सब डरे हुए थे और कहीं ना कहीं वर्षा ने बताया ये जो फीलिंग थी या फिर जो वाइब्रेशंस थी जो उसको उसके घर के अंदर आती थी जब माधव जिंदा था, वही वाइब्रेशन अब उसको मधु और आदि से भी आनी शुरू हो गई थी। मतलब एक अजीब सा फील होता है। बहुत सारे इंसान भी होते हैं, अगर आप पैरानॉर्मल या फिर हॉरर एंगल ना भी देखें तो अगर आप किसी इंसान के अराउंड जाएंगे तो आपको नेगेटिव फील होगा, किसी इंसान के अराउंड जाएंगे तो पॉजिटिव फील होगा। वो उन इंसानों का माइंडसेट भी होता है। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं या फिर पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं, एनर्जीज होती हैं, ये भी इसी तरह से वर्क करती हैं। अगर कोई इंसान पजेस्ड होगा, कोई ब्लैक मैजिक करता होगा तो उसके पास से भी इसी तरह की एनर्जीज आती हैं। अब यही जो एनर्जीज थी यही वर्षा को भी फील हो रही थी। इसी के चलते जैसे तैसे उनकी मुश्किल से रात बीतती है। अपने बच्चे को वो संभालती रहती है जो कि रोए जा रहा था। अगली सुबह होते ही वो आसपास पूछना शुरू करते हैं, लेकिन वर्षा ने जब अपनी माँ को फोन किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा करो तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें किसी के पास लेके चलती हूँ। अब वो अपने घर पे जाते हैं और वर्षा की जो माँ थी वो उनको एक तांत्रिक के पास लेके जाती हैं।
एक बूढ़ा इंसान जिसने कपड़े भी अपने शरीर पे पूरे नहीं पहने हुए थे। आप सोचिए 2024-25 का ये समय चल रहा है और इस समय भी एक ऐसा इंसान है उनके गांव में जो कि शरीर पे पूरे कपड़े नहीं पहनता। उसका अप्पर जो है वो बिना कपड़ों के ही रहता है, बस एक परना या फिर एक कपड़ा उसने ओढ़ा होता है गले पे। वर्षा ने बताया उनसे उनकी बातचीत होनी शुरू होती है और वो जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, ये जो बाबा थे ये उनको बताना शुरू कर देते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं असल में सच में कुछ पैरानॉर्मल है, लेकिन इसका जो सोर्स है वो यहाँ पे नहीं है। मतलब जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं तुम्हारे साथ, या फिर जो भी एंटिटी तुम्हें परेशान कर रही है, भूत प्रेत ब्लैक मैजिक परेशान कर रहा है, उस तरह की कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है। ये बाबा उनको कहते हैं कि ऐसा करो, घर जाओ और घर के आसपास की मिट्टी लेके आओ, एक घर की नहीं बल्कि दोनों घरों की। वर्षा ने बताया वो वापस जाते हैं, लेकिन यहीं पे वर्षा एक और चीज उसको बताती है, मतलब कि आदि को बताती है। उसने कहा कि हो सकता है ये पैरानॉर्मल एंगल दोनों के घरों पे सेम ही हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। एक चीज है जो कि हमारी दोनों की फैमिलीज को जोड़ती है और वो है ये टेम्पो। मिट्टी तो हम लेके चलेंगे ही, इस टेम्पो को भी लेके चलते हैं। अगली बार जब वो जाते हैं इसी टेम्पो में जाते हैं। पिछली बार इसलिए नहीं लेके गए थे क्योंकि आगे बैठने के लिए 3 लोगों की जगह नहीं थी। अब जैसे तैसे वो पीछे टेम्पो की ट्रॉली में ही खड़े होके जाते हैं, लेकिन बीच में उसी तरह की चीजें होती रहती हैं। वर्षा ने बताया कभी कभार टेम्पो की स्पीड अपने आप ही बहुत बढ़ जाए, कभी कभार वो स्लो हो जाए। ऐसी जगहों पे भी टेम्पो का हॉर्न बजे जहां पे बजना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन वर्षा और मधु पीछे बैठी थी और वो सिर्फ समझ पा रही थी, पूछ नहीं पा रही थी दूसरी तरफ आदि से। जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं, आदि से पूछते हैं, तो आदि भी डर के मारे उनको एक्सप्लेन करता है कि अपने आप ही ये सब कुछ हो रहा था और मैं तो अब यूज्ड टू भी हो गया हूं इन चीजों के। खैर इसके बाद वो इस तांत्रिक के पास फिर से जाते हैं, इसको ये मिट्टी दिखाते हैं और वो मिट्टी देख के कहता है कि घर पे तो कोई भी ब्लैक मैजिक तांत्रिक क्रिया नहीं हुई है, तो आखिरकार कारण क्या हो सकता है। वर्षा इस तांत्रिक को बताती है कि बाहर आप चलिए, एक टेम्पो खड़ा है, एक बार उसको भी चेक कर लीजिए। ये सुनने के बाद ये जो तांत्रिक था ये भी पहले बहुत शॉक्ड था कि ये किस तरह की बातें कर रही है। गाड़ी भी कभी पोजेस हो सकती है, लेकिन कभी कभार इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जब आप कोई नई गाड़ी लेते हो, नया व्हीकल लेते हो, तो कोई अड़ोस पड़ोस का इंसान इन चीजों को बांध देता है तांत्रिक क्रियाएं करके, जिसकी वजह से ये आपके बहुत खर्चे करवाती हैं। तांत्रिक भी यही चीज समझता है और बाहर जाता है, इस टेम्पो की तरफ देखता है और चुप हो जाता है, एकदम से क्लोज जाता है, इसको टच करता है। वर्षा ने बताया ये जो चीजें उनकी आंखों के सामने हो रही थी वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। मतलब कि ये जो तांत्रिक था ये टेम्पो के पास जाता है, उसको टच करता है और उसके बाद बिना कुछ बोले बुढ़ापे में वहां से बहुत स्पीड से भागता हुआ अंदर की तरफ जाता है और अंदर पहुंचते ही पोजेस हो जाता है। वो समझ गए थे हो ना हो लेना देना इन सारी चीजों का इस टेम्पो से ही है। जिसके बाद ये सारे अंदर पहुंचते हैं और ये जो तांत्रिक था, जो बूढ़ा इंसान था, वो बोल भी नहीं पाता था ढंग से, लेकिन वो क्लियर बातें करना शुरू कर देता है, एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है और जो एक्सप्लेनेशन आती है वो कुछ और भी लोगों को उनके साथ इंक्लूड करने वाली थी। वो बार बार यही कहता है कि मेरी मौत हुई थी इससे, मैं मरा था इससे, ये किसी और के पास नहीं जा सकता, मुझे बहुत प्यारा था, मेरे पास ही रहेगा, कोई और लेगा तो मैं परेशान ही करूंगा। अब सामने से फैमिली वाले समझने की कोशिश करें। वर्षा को लगे कि कहीं ये माधव की आत्मा तो नहीं है जो उसके साथ अटैच्ड हो गई है, लेकिन उसके मरने के बाद भी जा नहीं रही। लेकिन फिर दिमाग में और भी भयानक थॉट्स कि अगर माधव की आत्मा है, उसके मरने से पहले कुछ नहीं था, तो उसने ये चीजें क्यों फेस की थी, ये नेगेटिविटी पहले भी क्यों होती थी। वो तांत्रिक से पूछना शुरू करते हैं कि क्या माधव की बात कर रहे हो। तांत्रिक और भी जोर जोर से अपनी बॉडी को हिलाना शुरू कर देता है और बार बार यही कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, 2020 की बात कर रहा हूँ। अब 2020 में क्या बात हुई थी उनको नहीं पता था, क्योंकि माधव की फैमिली ने ये टेम्पो 2022 में लिया था, मिड में लिया था, लेकिन वो इसके ऑनर को जानते थे और वर्षा के पास उनका कॉन्टेक्ट भी था। वो उनको फोन करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार रीजन क्या था। अब वो एक्सप्लेन करता है कि एक चढ़ाई थी जहां पे जंगल के बीचों बीच उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद वो टेम्पो घर पे ही खड़ा रहा। कभी कभार रात को उनके घर के बाहर भी इस टेम्पो का हॉर्न बज जाता था, कभी कभार हेडलाइट्स ऑन हो जाती थी। कैसे होती थी उनको भी नहीं पता, लेकिन उनको ये लग रहा था क्योंकि टेम्पो खाई से नीचे गिरा था, तो शायद उस वजह से किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो। इन्हीं चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसको चलाया ही नहीं था उसके बाद किसी ने। अब ये जो तांत्रिक था सामने वाला, ये कहता है कि इस ऑनर को भी बुलाओ और जिस इंसान की मौत हुई थी उसकी फैमिली को भी बुलाओ, ये सब लोग मुझे चाहिए। माधव की पत्नी भी वहां पे चाहिए, वर्षा, और उसके अलावा आदि और मधु भी वहीं पे चाहिए। ये सब लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। तांत्रिक कुछ क्रियाएं शुरू की जाती हैं, टेम्पो को भी वहां पे रखा जाता है, उसकी दोबारा से पूजा की जाती है, शुद्धिकरण किया जाता है। ये जो इंसान था जिसकी मौत हुई थी
उसकी फैमिली को कहा जाता है कि घर जाके इसकी आत्मा की शांति के लिए एक और पाठ करवाना। मैं नहीं कहता मेरे पास ही करो। हालांकि इस फैमिली ने इसके बाद इन्हीं तांत्रिक के पास उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए पाठ करवाया। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद तांत्रिक वापस से होश में आके उनको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये शख्स था इसको इस टेम्पो से बहुत प्यार था, मतलब जो उस ऑनर का ड्राइवर था। और जब वो चढ़ाई पे चढ़ा रहा था टेम्पो, उसी दौरान क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोडेड था तो वो नीचे गिर गया था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन वो खुद तो चला गया था, लेकिन उसकी आत्मा इस टेम्पो को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो हमेशा यही समझती थी कि वही इसका ऑनर है। अब जब पूछा जाता है कि आखिरकार ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे था, जब जवाब सुना तो वर्षा के होश उड़ गए थे, क्योंकि ये उसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ था जहां पे उसको माधव ने बताया था कि 2 बार उसका टेम्पो अपने आप ही बंद हो गया था। हो सकता था ये किसी तरह का कोई कोइंसिडेंस होता, वर्षा ने भी इसी तरह से बताया, लेकिन ये कैसे पॉसिबिलिटी थी कि ये ऑटो 2 बार उसी जगह पे बंद हो जहां पे उस इंसान का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मौत हुई थी। और ये जो सारे सॉल्यूशंस करवाए उसके बाद आदि को इस टेम्पो ने कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं दी। वर्षा ने बताया पहले वो इन चीजों पे इतना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब उन्होंने बताया कि अगर भगवान है तो इस तरह की चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि भगवान उन सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। अगर कोई इंसान पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, पाठ करता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती नहीं है। लेकिन ये दोनों फैमिलीज इस तरह की चीजों में बहुत ही कम एक्टिव थी, इसीलिए शायद ज्यादा इंपैक्ट कर रही थी उन पे ये। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी मधु जो थी वो काफी दिन डरी रही। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि अगर वो टाइमली सॉल्यूशन नहीं करवाते तो कहीं आदि के साथ भी वही तो नहीं होता जो माधव के साथ हुआ, क्योंकि तांत्रिक ने एक्सप्लेन किया था कि जो माधव की मौत थी वो नेचुरल नहीं थी। यही चीज, यही एंटिटी उसको अपने साथ लेके गई। खैर, वर्षा ने बताया उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था, लेकिन वो खुश भी थी कि उसकी जो सहेली थी उनके पति की जान बच गई थी। आई रियली होप आपको हमारे इंसिडेंट्स पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।